नमस्कार दोस्तों, एनएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं जनरल फिजिक्स टेस्ट सीरीज के अगले पार्ट के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए, एमपीपीएससी, एसएससी या एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब एग्जाम्स के लिए, और वो एग्जाम जहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है, वहां आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती की लौ में से कौन सा क्षेत्र सबसे गर्म होता है। ये अलग अलग क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे डार्क जोन, अंतरतम, सबसे बाहरी क्षेत्र, मध्य तक, चमकदार क्षेत्र। तो इनमें से जो सबसे गर्म क्षेत्र होता है वो होता है सबसे बाहरी क्षेत्र। नेक्स्ट है, चमगादड़ रात में दूरी, दिशा निर्देश, प्रकृति और बाधाओं के आकार का पता लगा सकते हैं। यह किसकी उत्सर्जन के प्रतिबिंब के कारण संभव हो पाता है। देखिए, इसका वैसे जो सही आंसर है वो है चमगादड़ से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण। और मैं आपको बता दूं कि जो तरंगे हैं या जो वेव्स हैं, उनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। और जिसमें जो पहला होता है, इसको बोलते हैं जो जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स। और अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इनको कहा जाता है अवश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगें। और इन तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है। इसका जो दूसरा होता है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको कहा जाता है ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स मतलब जिनको मनुष्य सुन सकता है। और जितने भी जो हम जो बोलते हैं और जो सुनते हैं वो इसी रेंज में, इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में ही आता है, और इसको बोला जाता है श्रव्य तरंगें। श्रव्य मतलब जिनको सुना जा सकता है। तीसरा जो होता है आपका, इसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं इनको भी मनुष्य नहीं सुन सकता, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कुछ जानवर प्राणी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कुत्ते की, बिल्ली की, ये सब, चमगादड़ भी, ये सब इनको सुन सकते हैं। और चमगादड़ तो रात में जो देखने का जो काम होता है वो इसी पे ही आधारित होता है। ये चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करती है, और जब वो वेव्स किसी वस्तु से टकरा के वापस लौट के आती हैं तो ये बहुत फास्ट होता है एक्चुअली, और ये बहुत लंबे दूरी तक अल्ट्रासोनिक वेव्स पहुंच जाती हैं। क्योंकि इनकी जो, देखिए, इनकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत ऊंची होती है, और आवृत्ति ऊंची होने के साथ साथ इनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। आवृत्ति ऊंची होगी तो इनमें ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और इसके अलावा इनकी जो तरंग दैर्ध्य है, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ये वेवलेंथ इनकी छोटी होती है। वेवलेंथ क्यों छोटी होती है? क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा होती है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो कुल मिला के इनकी वेवलेंथ क्या होती है? कम। वेवलेंथ छोटी होती है, कम होती है, इसलिए एक जो वेव्स हैं ये पतले किरण पुंज के रूप में इन्हें दूर तक भेजा जा सकता है। तो ये एक चमगादड़ जो, मतलब मेन जो यूज करता है, इसी चीज का यूज करता है कि वो अपने बॉडी से कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है। किसी वस्तु से वो वेव्स टकराती हैं, फिर उस तक वापस पहुंचती हैं, तो उसको फिर से एक्सेप्ट करता है, और फिर वो उनके बीच में डिस्टेंस, दिशा वगैरह सब कुछ पता कर लेता है। तो ये रीजन होता है कि चमगादड़ से जो निकलने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगें हैं उसी के कारण वो रात में दूरी, दिशा निर्देश, प्रकृति और बाधाओं के आकार का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत है। देखिए, कृत्रिम उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में, अब अंतरिक्ष में एनर्जी उनके पास कहाँ से आएगी? तो वो यूज जो करते हैं उसमें जो भी मशीनें होती हैं, बैटरीज जो भी होती हैं, या जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ही बने होते हैं। लेकिन लेकिन वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, वहां कनेक्शन कहाँ से आएंगे? तो क्या होता है कि जो सौर सौर सेल जो होते हैं, वो सौर सेल्स उन पे लगे होते हैं।
तो सौर सेल्स कनेक्टेड होते हैं हमारे बैटरी से, कि जब भी सनलाइट उनको मिलती है वो चार्ज हो जाते हैं, फिर वो बैटरी जो होती है वो बैटरी एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अल्टीमेटली जो सूरज की जो रोशनी है उसके कारण उनको ऊर्जा मिलती है। तो मेन ऊर्जा का यही स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई वस्तु हम देखते हैं तो उसकी छवि हमारी आंखों की रेटिना पर बनती है और वह हमेशा सीधी होती है, हमेशा उल्टी होती है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ही हमने डिस्कस किया था। ये हमेशा उल्टी होती है। नेक्स्ट हमारा, बैरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए, बैरोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है वायु के दबाव को मापने के लिए। और इसमें अगर हम एक चीज देखें कि जो बैरोमीटर है उसका जो पाठ्यांक है या जो उसकी रीडिंग है, अगर उसकी रीडिंग 3 कंडीशन है यहाँ पे हम देखते हैं। पहली जो कंडीशन है उसमें बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है, एकाएक अगर ये नीचे गिरेगा, इसका पाठ्यांक है, इसकी रीडिंग, तो आंधी आने की संभावना होती है। ये धीरे धीरे अगर नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। और अगर ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ये तो पता होना ही चाहिए कि हवा का दबाव या वायु का दबाव मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है, लेकिन आपको ये भी रीडिंग्स के बारे में भी इसकी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये चीजें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, यदि फ्रिज के दरवाजों को कुछ घंटे के लिए खोला जाए तो कमरे का तापमान। देखिए, ये बहुत ही उल्टा क्वेश्चन है एक्चुअली। जनरली हर कोई ये सोचता है कि फ्रिज खोलेंगे हम तो बाहर का जो कमरे का तापमान होगा वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब कमरे में सर्दी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी अगर हम फ्रिज के दरवाजे को कुछ देर के लिए अगर खोल देते हैं तो जो कमरे का तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, सोडियम वाष्प लैंप आमतौर पर स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इससे निकलने वाला प्रकाश एक रंग का होता है और पानी की बूंदों से विभाजित नहीं होता है, आंखों के लिए आरामदायक होता है और यह अच्छी रोशनी देता है। देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी हम सॉल्व करें तो कई बार एक जो ऑप्शंस को निग्लेक्ट करने की जो पॉलिसी है उस पे भी आप देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है और आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, तो उस केस में आप ऑप्शंस को निग्लेक्ट किया करो। जैसे फॉर एग्जांपल, सोडियम वाष्प लैंप आमतौर पर स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सस्ता है, तो ये तो कोई बात नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट कौन लगा रहा है? गवर्नमेंट लगा रही है। गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसा नहीं करती जिसमें पैसे के साथ कंप्रोमाइज हो गया। भैया गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इसलिए हम ये चीज क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है आपका, आंखों के लिए आरामदायक होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। यह अच्छी रोशनी देता है। देखिए, अच्छी रोशनी देता है ये थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन इससे निकलने वाला प्रकाश एक रंग का होता है और पानी की बूंदों से विभाजित नहीं होता है। लेकिन इन दोनों में से, बी और डी में से, मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन बी लग रहा है, तो इसका सही आंसर यही होगा। तो इस तरीके से भी एक पॉलिसी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो उसको भी आप जब भी आपसे क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो वापस इसके बारे में भी सोचें। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुइयां हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये संकेत करते हैं। नेक्स्ट हमारा, हीरा किस कारण चमकता है? एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, कटा हुआ हीरा किस कारण चमकता है? देखिए, मैं आपको इसको मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई हीरा होता है तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। ये भी आपको पता होना चाहिए, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक इसका ज्यादा होने के कारण जो इसका क्रांतिक कोण है वो हो जाता है 24.4 डिग्री। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। और अभी कम हो जाता है, लेकिन अगर हम हीरे को एक तरीके से अगर उसको हम काटते हैं, एक उचित रीति से हम उसको काटते हैं, तो उसमें जो लाइट एंटर कर रही है वो उसके अंदर कई स्थानों से पूर्ण परावर्तित होती रहती है, और वो पूर्ण परावर्तन ही जो होता है उसी के कारण ही आपका हीरा चमकता है। तो ये यहाँ पे देखिए, कठोरता, उच्च अपवर्तनांक, हीरे से प्रकाश का उत्सर्जन, हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा मिल गया है? उच्च अपवर्तनांक। और साथ में ये भी हो सकता है पूर्णतः जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है वो भी इसका एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतीकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। नेक्स्ट है, शाम का सूरज दिन के सूरज जितना गर्म नहीं होता है, इसका क्या कारण है? शाम में विकिरण धीरे धीरे यात्रा करता है, शाम में सूर्य का तापमान कम हो जाता है, वायुमंडल में ओजोन शाम को और अधिक प्रकाश को अवशोषित करती है, शाम में विकिरण वातावरण के माध्यम से लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि शाम को जो विकिरण होते हैं वो वातावरण के माध्यम से लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं, इसके कारण सूरज उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, हवा वाहन के टायर में क्यों भरी जाती है? देखिए, इसका सही जवाब है यह अधिक संकोचनीय होता है, इसलिए। नेक्स्ट है, चुंबक सबसे ताकतवर किसके नजदीक होता है? तो इसका सही जवाब है चुंबक के अंत के नजदीक। जहां भी चुंबक है आपकी, फॉर एग्जांपल ये है, तो ये अंत के नजदीक सबसे ज्यादा इसमें मैग्नेटिज्म या जो चुंबकत्व है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर ही होता है। शोर और संगीत उनके डैश में विभिन्न हैं। देखिए, एक शोर हो गया जो हमारे कानों को हानि पहुंचाता है, एक संगीत जिससे हमारे कानों को सुन के अच्छा लगता है। तो इन दोनों में क्या क्या ऐसी चीज है कि ये दोनों एक कानों को अप्रिय लगता है और एक कानों को प्रिय लगता है? तो ये उनके अंदर होता है नोट। यही उसके लिए रीजन है कि शोर और संगीत उनके नोट में विभिन्न है। नेक्स्ट है, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना एक जहाज पानी में तैरता रहता है, क्यों? सुई के किनारे नुकीले होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाज चपटा होता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चपटी चीजें होती हैं जिनको हम पानी में डालते हैं, क्योंकि जहाज का वजन थोड़ी ना ऐसा होता है कि बहुत कम होता है। जहाज को ताकतवर इंजन द्वारा चलाया जा सकता है, तो ये भी नहीं है। तो सुई का विशिष्ट गुरुत्व इसके द्वारा विस्थापित पानी की तुलना में अधिक होता है। हम इससे पहले भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने आपको बताया था उत्प्लावन जो बल होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसका सही आंसर होगा सुई का विशिष्ट गुरुत्व इसके द्वारा विस्थापित पानी की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, सितारों के रंग इसके डैश का एक संकेत है। तो ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये तापमान इसका सही जवाब होता है। उनके विभिन्न विभिन्न तापमान के कारण उनके जो रंग हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं या चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का स्तर बराबर है? तो मैंने आपको एक वीडियो में, इसी सीरीज की एक वीडियो में बताया था कि जो सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट है उनमें जिसको हम बोलते हैं कि इन दोनों में कन्वर्जन कैसे होता है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो था C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए, इनमें से ऑप्शन को रख के देख लीजिए। वैसे अगर हम सबसे पहले सी को रखते हैं -40 को, तो -40 को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो सी की जगह पे -40 आएगा, तो 5 -40 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा -8। और जब हम -40 यहाँ पे रखेंगे तो -40 -32 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा -72 बाय 9, और ये भी कितना होता है -8। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी -40। तो -40 एक ऐसा तापमान होता है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का स्तर बराबर होता है। एक पानी के बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जो बर्फ पूरी पिघल जाती है तो पानी का स्तर गिर जाएगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाएगा, पानी का स्तर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पानी का स्तर समान रहेगा। तो इसका आंसर है पानी का स्तर समान रहेगा। हम पहले भी शायद इसको, मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को नहीं तो इस टॉपिक को थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया होगा कि जब भी हम पानी का एक कोई भी बर्तन है उसमें कुछ पानी भरा हुआ है कुछ लेवल तक, और जब भी हम इसमें बर्फ डालते हैं तो पानी का जो लेवल होता है वो लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, या हम उससे बर्फ निकालेंगे तो कम होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इसमें हमने बर्फ डाल दी, बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ पिघलने से पानी बनता है, तो इसके लेवल में कोई भी फर्क नहीं आता है। बर्फ पिघलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्फ डालने से जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन बर्फ पिघलने से कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसको डालते हैं तभी उसके अंदर फर्क पड़ जाता है। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ताप विद्युत तापमापी हम इसमें प्रयोग करते हैं, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे मरकरी तापमापी होता है आपका, नॉर्मली जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम मरकरी का यूज करते हैं, लेकिन जो इसका -40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, तो वहाँ पर फिर हम मरकरी की जगह पे अल्कोहल यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म कैसे रख सकती हैं? देखिए, 2 पतली कमीजें अधिक मोटी होती हैं और ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 कमीजों के मध्य वायु की परत सुचालक के रूप में कार्य करती है। देखिए, 2 कमीजों के मध्य अगर वायु की परत है जो अगर सुचालक की तरह काम करेगी तो हमें और ठंड लगेगी, ठंड बचेगी नहीं। और
दो खनिजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही जवाब है यही रोधी माध्यम का। देखिए दो ऐसे सर्ट्स हैं और उनके बीच में एयर है। तो ये जो एयर है, ये एयर उस ऊष्मा की कुचालक है। ऊष्मा की कुचालक होने के कारण ये होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसलिए सर्दी नहीं लगती है। नेक्स्ट हमारा क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक संबंधित है निम्न तापमान से। और मैं आपको बता दूं क्रायोजेनिक ये जो होता है आपका, ये यूज होता है जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो रॉकेट में जो ईंधन होता है, एक्चुअली फ्यूल जो होता है, वो भरा होता है बहुत कम तापमान के ऊपर। उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम टेम्परेचर मेंटेन करके भरा जाता है और वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है। लिक्विड के फॉर्म में होता है, बहुत कम तापमान पर उसको भरा जाता है और इसको जिसको हम बोल सकते हैं अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन के रूप में इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीकारक भी इसमें जो होते हैं वो ऑक्सीकारक भी इसी फॉर्म में ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? ये अति कठोर हो जाती है तो ये तो हो ही नहीं सकता। बर्फ कितनी भी कठोर हो जाए लेकिन पिघलेगी जरूर। यह सूर्य से प्राप्त अधिकरण ऊष्मा को, अधिकरण नहीं अधिकतर ऊष्मा को परावर्तित कर देती है तो ये भी नहीं है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है तो ये भी नहीं है। इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है तो यही इसका सही जवाब है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्यकरण मतलब वर्किंग पर निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? बर्नौली, पॉसियल्स, पास्कल, आर्किमिडीज। तो पास्कल का जो नियम है वो इन पे उस पर बेस्ड होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। और इसके अलावा अगर और एग्जांपल्स हम देखें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है या हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है, ये सारे पास्कल के नियम पे ही आधारित होते हैं। और मैं आपको बता दूं पास्कल का एक्चुअली नियम क्या है। देखिए मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास बर्तन है और इस बर्तन में कोई फ्लूइड मैंने या कोई लिक्विड कुछ भी इसमें मैंने भरा हुआ है। अब मैं मान लो इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ का जो प्रेशर है उसको मैं चेंज करता हूं। तो इस पॉइंट का अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं और कंडीशन क्या है कि ये जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है ये इनकम्प्रेस्ड होना चाहिए, मतलब असंपीड़ित होना चाहिए। तो इस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर दाब में अगर परिवर्तन किया जाता है, प्रेशर में अगर परिवर्तन किया जाता है, तो इस द्रव के अंदर हर एक पॉइंट पे दाब में उतना ही परिवर्तन होगा जितना हमने इस पॉइंट पे किया है या इस बिंदु पे हमने किया है। तो ये एक थ्योरी होती है, इसी थ्योरी को पास कर लें। अपने तरीके से बताया कि यदि कोई तरल ब्राह्म स्थिति में है, कोई तरल है अगर वो ब्राह्म स्थिति में है तो उस तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होगा, मतलब ऐसा नहीं अगर आप इसको हिलाओगे तो दाब अलग अलग हो जाएगा, हर जगह अलग अलग दाब हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्राह्म स्थिति में है तो उस पर दाब हर जगह एक समान होता है अगर यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट करें तो। ये था पास्कल का नियम। इसी सिद्धांत पे काम करता है आपके हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट्स। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? देखिए फाइबर ऑप्टिक्स, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, आजकल जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं जिनमें सबसे फास्ट जो कम्युनिकेशन होता है लाइट के फॉर्म में कम्युनिकेशन इनके थ्रू होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर इंफॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और लाइट के फॉर्म में अगर हमको ले जाना है तो हम ले जाते हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। आजकल जो इंटरनेट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंटरनेट जो प्रोवाइड करा रही हैं, इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू ही करा रही हैं क्योंकि इनके काफी फायदे हैं। तो नॉइज वगैरह जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बैंडविड्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे बहुत सारे इनके फायदे हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ता भी है। तो एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित है? देखिए परमाणु घड़ी जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक क्लॉक। और मैं आपको बता दूं दुनिया की जो सबसे एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक है, तो मतलब अगर दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक है तो वो एटॉमिक क्लॉक ही है। और इसका यूज किया जाता है सैटेलाइट्स में, इसका यूज
किया जाता है एटॉमिक क्लॉक का, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी क्लॉक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो एटॉमिक क्लॉक ही होती हैं जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं सैटेलाइट्स की, जैसे कोई सैटेलाइट है अपने ऑर्बिट से, जैसे फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। अब ये अपने ऑर्बिट से कभी कभी बाहर भी चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे चांद है तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और भी जो बहुत सारे ग्रह होते हैं उनके सबके गुरुत्वाकर्षण जो बल होते हैं, पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका भी काफी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको इसके ऑर्बिट से बाहर ले जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं करेंगे, कैलकुलेशन देखिए कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। अब टाइम हमें एक्यूरेट यहाँ पे चाहिए, 100% एक्यूरेसी अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो फिर हमें एटॉमिक क्लॉक्स ही यूज करनी होंगी। तो ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें होता है सीजीएम CS, जिसका फॉर्मूला होता है सीजीएम के ट्रांजिशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण। तो पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल, और मैंने आपको पृष्ठ तनाव के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वर्षा की जो बूंद है उसका गोल होने का यही कारण होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD में सामग्री भंडारण की प्रणाली कौन सी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सामग्री भंडारण एक्चुअली क्या है, मेमोरी स्टोरेज की टोटल हिंदी यहाँ पे बना दी गई है। ये मेमोरी स्टोरेज है कि कॉम्पैक्ट डिस्क में या CD में मेमोरी स्टोरेज का क्या प्रिंसिपल होता है। तो प्रकाशीय रूप में वो उस पर इंस्टॉल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, क्यों। तो ये कारण है इसका विसरण। विसरण के कारण जो खुशबू है, वो खुशबू के जो कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो दिया था न्यूटन ने। फैराडे ने दिया था EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसी जो आर्किमिडीज हैं, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के बारे में थ्योरी दी थी। ये सब हैं आपके। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को परिभाषित किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप होता है जो आपका डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, सारी चीजें आती हैं उसके अंडर में। और इसमें क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के ऊपर सिद्धांत के ऊपर काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर उसको कान में लगा लेता है, जिसको हम आला बोलते हैं, हिंदी में इसको आला बोला जाता है स्टेथोस्कोप को, और कानों में लगाता है, फिर धड़कन सुनता है तो लब डब की ऐसी आवाज उसके अंदर आती है। तो वो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही आवाज आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है NS एजुकेशन के नाम से। आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, NS एजुकेशन के नाम से ही है। ट्रू कॉलर पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे मैं PDF फाइल्स शेयर करता हूँ, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आपको बस टेलीग्राम, ट्रू कॉलर मेरे मुंह से बार बार निकलता है इसका नाम। तो टेलीग्राम जो है इस पे आपको बस प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और उसमें सर्च का ऑप्शन है आता है, वहाँ पे सर्च करना है आपको @NS एजुकेशन। तो वहाँ पे आपके सामने ये ग्रुप आ जाएगा, और ग्रुप आने के बाद चैनल आ जाएगा, मतलब चैनल आ जाएगा, उस चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।